हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ मिस अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग ये देख चुके होंगे कि क्या होता है अलाइनमेंट क्या होता है, या जो लेवलिंग होता है उसको आप किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं, या अलाइनमेंट को ही अगर चेक करना हो तो किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया। क्लियर? अलाइनमेंट चेक करने के लिए आप डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते होंगे, मतलब किया जाता है, करते होंगे क्या, डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, किस प्रकार से उसका यूज होता है ये आपको मैंने बताया है। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो मैं आज इस बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर वह अलाइनमेंट सही नहीं हो पाया, अर्थात आप कह सकते हैं कि वह मिस अलाइनमेंट हो गया, तो उस मिस अलाइनमेंट के क्या सारे प्रभाव हो सकते हैं, या उसके क्या बुरे असर कह सकते हैं कि शाफ्ट के ऊपर पड़ेगा, या जो मशीन है उस मशीन के बियरिंग के ऊपर पड़ेगा, या उस मशीन के ऊपर क्या सारा बुरा प्रभाव कह सकते हैं या इफेक्ट होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए इफेक्ट ऑफ मिस अलाइनमेंट के प्रभाव कह लीजिए उसको, है ना। तो इसमें से पहला देखिए है एक्सेसिव लोडिंग ऑन बियरिंग। समझ में आ रही बात? देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि एक्सेसिव लोडिंग ऑन बेयरिंग जिसको बोलते हो, गांव में हम लोग बोलते हैं बैरिंग, बोलते हैं उसको, बैरिंग बोलते हैं। बचपन में देखे होंगे कि मतलब एक गाड़ी बनाते थे, 3 साइड से ऐसा करके कोई गाड़ी बनाते थे और उस गाड़ी पे बैठ के हम लोग खूब चलाते थे, है ना, देखे होगा। तो इसमें हम लोग बैरिंग का ही यूज करते थे। इस पे हम लोग बैठ जाते थे और पीछे से कोई धक्का देता था और अच्छे खासे दूर तक हम लोग इसको मतलब दौड़ाते थे, कह लो एक तरह से, है ना, इसका इस्तेमाल करते थे। तो यही बैरिंग है। अब देखो रोटेटिंग डिवाइस है, तो रोटेटिंग डिवाइस में बैरिंग तो लगा हुआ होगा ही। अब अगर आप सोचो कि वह बैरिंग जो लगा हुआ है, अगर 2 मोटर है और दोनों मोटर को कपल्ड किया हुआ है, कह लो, है ना, मोटर नहीं जनरेटर कह लो भैया, है ना। देखिए चलिए मान लेते हैं ये मोटर है। अब ये मोटर का आउटपुट क्या होगा? मैकेनिकल आउटपुट होगा। इसका आउटपुट क्या होगा? मैकेनिकल। अब इस दोनों को कह लो कि किसी भी तीसरे इक्विपमेंट से कपल्ड किया हुआ है जो कि रोटेट करना, या दूसरा एग्जांपल आप कह लो कि ये टरबाइन है और ये आप कह लो क्या, अल्टरनेटर है। ये टरबाइन और अल्टरनेटर दोनों को क्या किया हुआ है? ये कपल्ड किया हुआ है ना, ये कपलिंग किया हुआ है। अगर मान लो दोनों मतलब अलाइनमेंट में नहीं है, अलाइंड नहीं है, तब क्या हो सकता है? तो इसमें भी बैरिंग रहेगा और इसमें भी बैरिंग रहेगा। सोचो कि थोड़ा ऊपर नीचे भी रहेगा तो बैरिंग पे प्रभाव पड़ेगा, बैरिंग पे प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हो? प्रभाव पड़ेगा इन द सेंस कह लो कि बैरिंग जो होगा उसके ऊपर अधिक लोड हो जाएगा, है ना, अधिक लोड हो जाएगा, जिसके कारण बैरिंग भी क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। लेकिन एक सीध में दोनों रहेगा तो दोनों बराबर रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि जब कभी यहाँ पे कपलिंग किया जाएगा तो यहाँ पे सॉलिड कपलिंग किया जाएगा, और सॉलिड कपलिंग अगर किया जाएगा तो इसका बैरिंग और इसका बैरिंग अगर सीध में रहेगा तभी जाकर दोनों बराबर स्पीड पे रोटेट कर पाएगा। अगर मान लो इसका स्पीड ज़्यादा है और ये बैरिंग थोड़ा सा भी मिसअलाइंड किया हुआ है, तो इस मशीन का बैरिंग जो है नीचे या ऊपर कुछ हो गया होगा, तो बैरिंग पे प्रभाव पड़ेगा ना। सोच के देखो ना आप थोड़ा सा कि अगर मान लो ये एक शाफ्ट है और दूसरा ये शाफ्ट है, दोनों को आपने क्या किया? कपल्ड किया। अब एक ऐसा है क्या, ये एक यहाँ रोटेट कर रहा है तो दूसरा यहाँ रोटेट कर रहा होगा, तो दोनों पे क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा ना। तो जिसके वजह से बैरिंग क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट बोला जा रहा है वाइब्रेशन इन ड्रिवन एंड ड्राइविंग मशीन। ठीक है, ड्रिवन एंड ड्राइविंग मशीन क्या हो गया? ड्रिवन मशीन हो गया जो कि खींचा जाता है, और ड्राइविंग मशीन जो कि खींच रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल लें टरबाइन और अल्टरनेटर में, तो टरबाइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ड्राइविंग मशीन, है ना। टरबाइन इस अल्टरनेटर को क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है, और ये अल्टरनेटर क्या हो जाएगा? ड्रिवन मशीन। समझ में आ रही बात? तो ये टरबाइन ड्राइविंग मशीन और ये अल्टरनेटर ड्रिवन मशीन, मतलब टरबाइन की वजह से ये अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है। समझ में आ रही बात? ड्राइविंग मशीन और ड्राइविंग मशीन में क्लियर है? तो ये जो ड्रिवन मशीन है और ये ड्राइविंग मशीन है, इसमें भी वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है। बोलो कैसे? तो वही मिस अलाइनमेंट के वजह से। अगर मान लो दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पे भी वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट बात है, हम लोग कहते हैं कि प्रोड्यूस नॉइज। देखो ये मिस अलाइनमेंट के वजह से नॉइज भी प्रोड्यूस होगा। ये अगर एक दूसरे को अलाइनमेंट में नहीं रखे हो तो दोनों में नॉइज मेनली बैरिंग के वजह से होगा। यहाँ पे बैरिंग के वजह से जो होगा यहाँ पे क्या होगा? नॉइज भी प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन भी होगा। नेक्स्ट कहते हैं बेंडिंग ऑफ अ शाफ्ट। ये तो आसान है। बेंडिंग मतलब क्या होगा? झुक जाना कह लो, या ट्विस्ट करना, या मतलब मुड़ जाना, ऐसा समझ लो, है ना। तो जो शाफ्ट होगा, अब अगर ये मिस अलाइंड है, दोनों एक दूसरे के अलाइन में नहीं है, तो क्या होगा? मतलब टेढ़ा हो जाना, ऐसा समझ लो। शाफ्ट क्या हो सकता है? टेढ़ा हो जाए। और शाफ्ट अगर टेढ़ा हो जाएगा तो बताओ प्रॉपर स्पीड पे अल्टरनेटर जो स्पीड चाहिए होगा अल्टरनेटर को, क्या वो स्पीड मिल पाएगा?
नहीं मिल पाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक बुरा प्रभाव ही पड़ेगा किस पे, अल्टरनेटर पे। किस वजह से भैया, तो मिस अलाइनमेंट के वजह से। अगर टरबाइन और अल्टरनेटर के बीच में अगर मिस अलाइनमेंट हो जाता है तो क्या होगा, जो शाफ्ट होगा वो भी टेढ़ा हो जाएगा, मतलब बेंड हो जाएगा। डैमेज ऑफ बियरिंग, बिल्कुल बेयरिंग हमारा क्या हो सकता है कि बेयरिंग भी हमारा डैमेज हो जाए। क्यों, क्योंकि दोनों मिस अलाइंड है। एक टरबाइन का जो बेयरिंग हुआ वो कुछ और जगह पे कुछ और स्पीड पे रोटेट कर रहा होगा, और अल्टरनेटर जो होगा उसका बेयरिंग कुछ और स्पीड पे रोटेट कर रहा होगा, दोनों का स्पीड मैच नहीं कर रहा होगा, तो हो सकता है बेयरिंग भी क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्यू टू एक्सेसिव लोड टेम्परेचर राइज विल अकर अल्टीमेटली इंसुलेशन में डैमेज। हाँ, ये भी सही है। अब देखो कि अगर प्रॉपर स्पीड नहीं मिल पाएगा तो हो सकता है कि लोडिंग भी हमारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। भैया एक बात बताओ कि जो स्पीड चाहिए जितना भी जनरेट करने के लिए, मान लो कि यहाँ पे ये अल्टरनेटर ही है, मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ पावर जनरेट करने के लिए यहाँ पे इसको लगाया, अब इतना पावर ये जनरेट नहीं कर पा रहा है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। जितना स्पीड इसको सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करना चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर ही नहीं रहा है। मान लो ऐसा मान लेते हैं, हालांकि सिंक्रोनस मशीन पे अगर ये ऑपरेट नहीं करेगा तो फिर ये ऑपरेट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लें जितना स्पीड चाहिए इसको वो मिल नहीं रहा है तो क्या होगा, और इधर जनरेशन भी हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। और जनरेशन कम होगा तो लोडिंग भी क्या हो जाएगा, क्योंकि लोड के हिसाब से ही तो आप जनरेटिंग स्टेशन बनाते हो। तो लोड अगर बढ़ जाएगा तो ये इस अल्टरनेटर के ऊपर अल्टीमेटली कह सकते हो कि करंट ड्रॉ ज़्यादा होने लगेगा, और करंट ज़्यादा होगा तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने की वजह से हो सकता है इंसुलेशन भी फेल कर जाए, मतलब डैमेज हो जाए। कहने का ये मतलब हुआ। किसी भी चीज़ में आप कह लीजिए, अगर मोटर ही अब किसी और से कनेक्ट करके रखे हैं, मान लो मोटर ही कनेक्ट करके रखे हैं, उसको जो स्पीड चाहिए उस स्पीड पर रोटेट नहीं कर पाएगा। कोई भी लोड जो है आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जैसे कि मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए ये मोटर है, इसको आपने किसी लोड से कनेक्ट करके रखा है, इसको भी रोटेट करना है ना, इसको भी क्या करना है, रोटेट करना है। समझे बात को। अब यहाँ जो स्पीड इसको चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन इसको प्रॉपरली चाहिए, तो क्या होगा, इसकी वजह से इस पर भी लोड बढ़ेगा, और इस पर जब लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और टेम्परेचर राइज करने की वजह से अल्टीमेटली कह सकते हो कि इंसुलेशन भी फेल्यूर हो जाए। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ अ बेल्ट चेन ड्राइव द मिस अलाइनमेंट विल लीड टू बेल्ट रोप ब्रेकिंग एंड रनिंग ऑफ द पुली। देखो कहने का ये मतलब है कि अगर बेल्ट ड्राइव आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये पता है कि दो पुली रहेगा, एक ड्रिवन पुली रहेगा और एक ड्राइविंग पुली रहेगा। मान लीजिए ये ड्रिवन पुली है और ये ड्राइविंग पुली है, इसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ है, समझ रहे हैं, बेल्ट लगा हुआ है, बताया हुआ ऑलरेडी। इसको हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव कहते हैं। इसी में एक आता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अगर ये दोनों अलाइंड नहीं रहा तब क्या है, हो सकता है ये जो बेल्ट लगा हुआ है ना बार बार फ्लिप अप कर जाएगा, मतलब उतर जाएगा, इस पुली पर से उतर जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कभी फ्लोर मिल में गए होंगे ना, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो फीता लगा होता है या बेल्ट लगा होता है ना, बार बार अगर थोड़ा सा लूज रह गया ये वाला, या फिर ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं रहा होगा, तो क्या होगा कि ये बेल्ट जो है बार बार उतर जाता होगा, पुली पर से बार बार उतर जाता होगा, जिसके वजह से मोटर जनरेटर बंद हो जाता होगा। तो देखते होंगे जो उसका ऑपरेटर रहता होगा ना, जैसे ही ये बेल्ट फ्लिप करता है तुरंत के तुरंत जो है बंद कर देता है मोटर को। अगर नहीं बंद करेगा तो हो सकता है कि वो डैमेज भी हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ ये भी बोला जाता है कि अगर बेल्ट ड्राइव में हो गया, या फिर रोप ब्रेकिंग कह लीजिए, या चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में ही आप सोच के देखो कि जो क्या मतलब साइकिल है, साइकिल के बीच में भी देखते हो एक चेन लगा होता है। अगर सोचो कि दोनों चक्का के बीच में ऐसे ऐसे गैप रहता, ऐसे सीधा रहता है, सीधा ना रह के ऐसे रहता, तब बताओ तो कैसे उसको ड्राइव कर पाता। अगर ड्राइव कर भी पाता तो क्या होता, चेन हो सकता है बार बार क्या हो, ब्रेक हो जाए। इसी प्रकार से रोप ड्राइव में भी ऐसा होता है कि अगर ये अलाइनमेंट नहीं रहेगा, प्रॉपर अलाइंड नहीं रहेगा, तो हो सकता है रोप भी जो वहाँ पे रोप ड्राइव में यूज होता है, रोप भी ब्रेक कर जाए। या फिर जब चेन ड्राइव का इस्तेमाल करोगे तो चेन भी क्या हो सकता है, ब्रेक कर सकता है। क्लियर है। तो ये इफेक्ट होगा इसके, मतलब रोप भी टूट सकता है, बेल्ट भी टूट सकता है, रनिंग ऑफ पुली मतलब जो बेल्ट होगा वो भी उतर सकता है, चेन भी उतर सकता है, टूटना नहीं टूट पाए तो चेन उतर भी सकता है। देखते होंगे साइकिल अगर बहुत स्पीड पे आ जाता है या उसमें लूज हो जाता है चेन कह लो, या कुछ अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो चेन बार बार उतर जाता है। फिर आप उसको साइकिल से नीचे उतरते हैं, फिर उस चेन को आप चढ़ाते हैं। ऐसा देखें हैं कि नहीं देखे हैं,
नहीं देखें तो साइकिल चलाइए, साइकिल चलाने के बाद आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है वियर एंड टीयर ऑफ बोथ ड्रिवन एंड ड्राइविंग पुली। देखिए वियर एंड टीयर मतलब होता है घिसाव होना, है ना, जर्जर स्थिति जिसको बोलते हैं ना, वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मिस अलाइनमेंट की वजह से जो पुली है उसमें घिसाव आ जाएगा। घिसाव इन द सेंस कह लीजिए कि वो घिस जाएगा, और घिस जाने की वजह से हो सकता है पुली भी क्या हो, डैमेज हो जाए। और दोनों पुली की बात हम लोग कर रहे हैं, ड्रिवन पुली या फिर ड्राइविंग पुली, दोनों पुली हो सकता है कि डैमेज हो जाए। क्लियर है? तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिख लीजिए इसमें, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग द मशीन फाउंडेशन। मशीन फाउंडेशन के डिज़ाइनिंग के टाइम पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? कौन कौन से फैक्टर होंगे या कौन कौन से फैक्टर के ऊपर आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान रखना है, कब? जब आप मशीन के फाउंडेशन को डिज़ाइन कर रहे होंगे। समझ में आई बात? वही चीज़ है, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग द मशीन फाउंडेशन। क्लियर? देखिए इसमें से पहला ध्यान दीजिए, all the electrical machine are mounted on the foundation strong in construction to prevent displacement and vibration of the machine। देखो फाउंडेशन जब कभी ये बनता है तो ये उस फाउंडेशन को कहा जाता है कि वो फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भैया स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए? देखो जब कभी रोटेटिंग डिवाइस जो होता है ऑपरेशन में रहता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वाइब्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन रहेगा ही रहेगा। गांव में आप देखे होंगे कभी जब जनरेटर चल रहा होता है तो वो जनरेटर जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो जब आप उसको टच कीजिएगा ना कुछ वाइब्रेशन आपको महसूस होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन होगा। तो सोचो कि अगर वाइब्रेशन उसमें रहता है, थोड़ा बहुत भी वाइब्रेशन रहा, अगर मान लो वह जो जनरेटर है वो डिस्प्लेस कर जाए, अपने जगह से मूव कर जाए, और फाउंडेशन भी आपने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है, तो क्या होगा? डैमेज हो सकता है ना। कहीं अगर इधर से उधर डिस्प्लेस कहते हैं उसको, एक मूव कर गया तो हो सकता है कि जो मोटर हो या जनरेटर जो है या डिवाइस कह लीजिए वो इधर उधर लुढ़क गया, कहने का मतलब हुआ, हो सकता है गिर जाए वाइब्रेशन की वजह से, तो डैमेज हो जाएगा। या मान लो जो फाउंडेशन है वो मतलब लूज कह लो, रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब जितना का आपने डिवाइस है, जिसका जो डिवाइस है उस डिवाइस का वेट भी कह लो, उस मशीन का वजन जो है उसको भी वो फाउंडेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा? फाउंडेशन भी टूट जाएगा, और फाउंडेशन अगर टूट जाता है तो मशीन भी फाउंडेशन टूटने के साथ गिर जाएगा, और फिर क्या हो सकता है? मशीन डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब कभी और जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन है जिस फाउंडेशन के ऊपर रखा जाता है वो फाउंडेशन क्या हो? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट एंड वाइब्रेशन ऑफ द मशीन, मशीन के वाइब्रेशन से या उसके डिस्प्लेसमेंट से बचने के लिए। देखिए दूसरा पॉइंट है, द मशीन इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द फाउंडेशन विथ द हेल्प ऑफ नट्स, बोल्ट्स एंड वॉशर। बताया था मैंने आपको, जो फाउंडेशन होता है उसके ऊपर मशीन रखा जाता है। याद करो आई बोल्ट के बारे में मैंने बताया था कि फाउंडेशन के अंदर ही आई बोल्ट रहता है, और उस बोल्ट में ही मशीन जो होते हैं उसको टाइट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ नट। तो बोल्ट तो आई बोल्ट हो गया। अब उसके ऊपर आप क्या रखोगे? जो डिवाइस रहेगा या मशीन रहेगा उसके योक को रखोगे, और योक को रखने के बाद उसे नट से टाइट कर दोगे। अगर वो प्रॉपरली नट के हेल्प से सही से टाइट नहीं हो पा रहा है, लूज रह जा रहा है, तो उसके अंदर आप वॉशर डाल दो। वॉशर डालने के बाद फिर से आप जब नट से टाइट करोगे तो वो प्रॉपरली क्या होगा? टाइट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो वही कहा जा रहा है कि जो फाउंडेशन दिया हुआ है उस फाउंडेशन और मशीन को डायरेक्टली आप नट, बोल्ट और वॉशर के मदद से उसको कनेक्ट कर दीजिए, या डायरेक्टली और मतलब टाइट कर दीजिए, कहने का ही मतलब हुआ। नेक्स्ट है, फाउंडेशन शुड बी हॉरिजॉन्टल, रिजिड एंड फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो फाउंडेशन कैसा होना चाहिए? जब डिज़ाइन के टाइम में आप देखोगे तो क्या होगा? फाउंडेशन कैसा होना चाहिए? इससे पिरामिड के शेप में होना चाहिए। समझ रहे बात को? सर्कल होना चाहिए? नहीं, फाउंडेशन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्या हो गया कि ये अगर ज़मीन है तो ये ज़मीन के ऊपर में कुछ इस प्रकार से आपको प्लेस करना होगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया क्या? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो फाउंडेशन होगा वो कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। समझ में आई बात? हॉरिजॉन्टल हो गया। रिजिड होगा मतलब स्ट्रॉन्ग कह लो, कठोर कह लीजिए, कठोर होगा। एंड फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन,
है ना, एंड फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा ना हो कि ये आपने यहाँ पे बनाया और जब इस पे डिवाइस को आप रखोगे तो ये जो फाउंडेशन है वही मूव कर जाए, है ना, ये फाउंडेशन भी क्या हो यही मूव कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात। अब ऐसा भी नहीं हो कि मशीन जब हो यहाँ पे रखे हैं वो ऑपरेट कर रहा है तो मशीन तो वाइब्रेट कर ही रहा है, साथ साथ में ये फाउंडेशन भी वाइब्रेट करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना होता है जब कभी फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए आप देखे होंगे कि अलग अलग डेप्थ यहाँ पे है, ज़मीन के नीचे उसको एक फाउंडेशन तैयार किया जाता है कि ज़मीन के नीचे भी उसका सपोर्ट रहता है और फिर उसको ऊपर हाइट बनाया जाता है फाउंडेशन का, ठीक ना। तो ये फाउंडेशन जो होता है, इस फाउंडेशन में किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा या वाइब्रेशन नहीं होगा, ये क्या होगा, रिजिड बॉडी रहेगा या कठोर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फॉर डिजाइनिंग द फाउंडेशन फॉर द मशीन द फैक्टर्स लाइक वेट ऑफ द मशीन, है ना। जब आप फाउंडेशन को डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आप सबसे पहले क्या उसको देखेंगे ना कि जो मशीन है उसका वेट कितना है या उसका साइज कितना है, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। उस हिसाब से ही तो आप फाउंडेशन को बनाएंगे। तो वही चीज़ है कि जब आप फाउंडेशन का डिज़ाइन कर रहे होंगे तो कौन सा, फॉर द मशीन द फैक्टर्स लाइक क्या, वेट ऑफ द मशीन, इट्स कैपेसिटी, स्पीड ऑफ रोटेशन, सॉइल कंडीशन, इट इज कंसिडर्ड। आप हर एक पॉइंट को वहाँ पे कंसीडर करेंगे। जैसे कि मशीन का वेट कितना है, मशीन अगर भारी है तो फाउंडेशन भी आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। अगर मशीन का साइज बड़ा है तो फाउंडेशन का साइज भी उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अब मान लो कि मशीन का रोटेशन ज़्यादा है तो फाउंडेशन का जो रिजिडनेस होगा या जो उसका स्ट्रॉन्गनेस कह सकते हो, उस स्पीड को देखते हुए बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगा तो मशीन में वाइब्रेशन भी होगा और वाइब्रेशन होगा तो आपको उस हिसाब से क्या होगा, फाउंडेशन का निर्माण करना पड़ेगा। सोचो कि मशीन में वाइब्रेशन ज़्यादा है और फिर फाउंडेशन में मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही आपका मशीन वाइब्रेट करेगा या ऑपरेट करने के टाइम में वाइब्रेशन आएगा तो फाउंडेशन भी आपका हिलने लगे या वाइब्रेट करने लगे तो क्या हो, डैमेज हो सकता है ना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मान लो फाउंडेशन टूट सकता है, टूटने की वजह से मशीन डैमेज हो जाएगा आपका, है ना। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। और ये भी कह सकते हो कि आपको सॉइल कंडीशन के ऊपर भी ध्यान रखना है कि सॉइल कंडीशन कैसा है, उस हिसाब से भी फाउंडेशन बनाना है आपको। अगर मान लो कहीं आप मार्सी एरिया कह लीजिए या वेटेड प्लेस पे बना रहे तो फाउंडेशन को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि जो भीगा हुआ एरिया है वहाँ पे वो सस्टेन कर पाए, या कहीं ड्राई प्लेस है, सूखा हुआ एरिया जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब मान लो कहीं कोई बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है, वहाँ पे आप अगर फाउंडेशन बनाओगे तो अगर मान लो कि फाउंडेशन सही नहीं रहा तो फिर क्या हो सकता है, बाढ़ आने की वजह से फाउंडेशन को भी वो अपने साथ बहा ले जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फाउंडेशन को अगर बाढ़ से ग्रसित इलाके में भी आप अगर फाउंडेशन बना लेते हो तो वहाँ फिर उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि बाढ़ आए भी ना तो फाउंडेशन में किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो। सोचो कि बाढ़ से जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आता है, जैसे पूर्णिया हो गया या फिर गोपालगंज हो गया, इन सारे इलाकों में जब बाढ़ आती होगी तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर के लिए फाउंडेशन बनाया जाता होगा। कहाँ, सब स्टेशन में, सब स्टेशन भी होंगे वहाँ पे, उस सब स्टेशन में फाउंडेशन बनाए गए होंगे ट्रांसफार्मर रखने के लिए। बाढ़ आती होगी तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर बाहर ले जाता होगा क्या, ऐसा। अगर मान लो कि ट्रांसफार्मर बाहर ले जाए, फाउंडेशन बाढ़ आने की वजह से फाउंडेशन बह गया, फाउंडेशन बहने के साथ साथ ट्रांसफार्मर भी तो बह जाएगा ना। तो सोचो कितना बड़ा त्रासदी हो सकता है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस इलाके में जब फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि ये बाढ़ भी आती है यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम उसके स्ट्रांगनेस को, उसकी मजबूती को ध्यान में रखते हैं कि वो मजबूत होना चाहिए कि बाढ़ आए भी ना तो वो फाउंडेशन को प्रभावित नहीं कर पाए। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फाउंडेशन शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। कुछ रिक्वायरमेंट्स है, सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है अलग। फाउंडेशन के लिए जब आप फाउंडेशन बना रहे हो तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि ज़रूरी है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। पहला है, देखिए, फाउंडेशन शुड बी हॉरिजॉन्टल इन लेवल। ये ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फाउंडेशन जो होगा कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। क्लियर है, फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। नेक्स्ट, फाउंडेशन मस्ट बी रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है।
रिजिड मतलब क्या होता है, ठोस होता है। तो फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, रिजिड बॉडी होना चाहिए, मतलब ठोस होना चाहिए। इट शुड फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन, फाउंडेशन ऐसे बनाया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान, कहने का ये मतलब हुआ कि जब मशीन ऑपरेशन में है या मशीन ऑपरेटिंग कंडीशन में है तो उस टाइम में फाउंडेशन भी आपका वाइब्रेट कर रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि जो फाउंडेशन का निर्माण आप करते हैं वो फाउंडेशन भी वाइब्रेशन से फ्री होना चाहिए। इट शुड बी मेड फ्रॉम कंक्रीट मिक्सचर, मैंने बोला ऑलमोस्ट कह सकते हो कि हर जगह में फाउंडेशन जो बनाया जाता है वो सारा का सारा कंक्रीटिंग का ही रहता है। जितने सारे फाउंडेशन बनाए जाते हैं वो सारे के सारे कंक्रीटिंग का रहेगा, सीमेंटेड रहेगा, मतलब कि बालू सीमेंट और गिट्टी का मिक्सचर रहता है, उसको ढाल के उसको बनाया जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गया, कंक्रीट मिक्सचर का क्या होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए। इट शुड विथस्टैंड द वेट ऑफ द मशीन, अब जो मशीन उस फाउंडेशन के ऊपर रखा जाना है उस मशीन के वेट को वह फाउंडेशन बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, विथस्टैंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। मान लो भारी मशीन है, अच्छा खासा वजन है मशीन का, फाउंडेशन आपने ऐसा बना दिया, मतलब पुअर लचड़ स्थिति में कह लो, बिल्कुल पुअर क्वालिटी का, तो क्या हो सकता है, जैसे ही आप रखोगे फाउंडेशन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जिसकी वजह से आप मशीन जब रखोगे तो वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक, तो वही चीज़ कहा जाता है कि जो मशीन है उसके वेट के हिसाब से फिर फाउंडेशन का भी निर्माण किया जाता है। क्लियर है? तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि जब आप फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हैं तो कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना होता है, और कौन कौन से पॉइंट है ये आपको पता चल चुका होगा, है ना, और समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।